सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारे विषय बेहद संजीदा है। हम दो अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, दो चरण में। इसके तहत पहले जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो एक सामान्य विषय नहीं है। वो विषय है जो हमारी पीढ़ियों से संबंधित है और इसीलिए हमारा आज का विषय है सफलता का तनाव, इन पर दांव। तो हमारा जो ये विषय है, ये विषय उस पृष्ठभूमि में है जिसके तहत इंदौर में प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रही एक 19 वर्षीय लड़की पूजा सोलंकी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली पिछले शुक्रवार को। पूजा इंदौर में अपनी बहन के साथ रह रही थी। उसकी बहन खुद एक नर्स के तौर पर सेवाएं दे रही थी। एक दूर देहात से आकर महानगर में अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश उस छात्रा के साथ द्वारा की जा रही थी। लेकिन नीट की परीक्षा 12 सितंबर को होनी है। परीक्षा देने, परीक्षा के बाद परिणाम आने के बाद में सफलता असफलता मिलने का इंतजार करने से पहले ही उस छात्रा ने तनाव के चलते आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी। कमोबेश इसी प्रकार की एक घटना आगरा से भी हमें जानने को मिली, जहां एक दवा विक्रेता के इकलौते पुत्र ने भी नीट की तैयारी के दौरान ही तनाव के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सवाल इस बात का है कि आखिर हम किस परिवेश में इस प्रकार का जीवन बसर कर रहे हैं जिसमें असफलता मिलना तो दूर की बात है, परिणाम आने से पहले ही ये बच्चे जो हमारी उम्मीदों का केंद्र है, समाज का, अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र है, वो इस कदर अपने जीवन को बीच में ही समाप्त कर ले रहे हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सफलता को लेकर ऐसा क्या आग्रह युवा पीढ़ी के मन में घर कर गया है जिसमें असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं बच रहा है। इस गंभीर विषय पर कुछ संजीदा किस्म की बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और समाज के सम्मुख यक्ष प्रश्न बनकर खड़े हुई इस बड़ी चुनौती के संदर्भ में कुछ गंभीर बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जीवन के संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिए इस तरह की जैसे कल ही मरना है और सीखें इस तरह की जैसे हमेशा जीना है। महात्मा गांधी ने इतना बड़ा ज्ञान बोध हमें कराया, क्या वो हम अपनी अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, जिसके चलते हमारे बच्चे एक सामान्य असफलता की आहट से ही इतना घबरा जा रहे हैं कि जीवन जीने की कोई उम्मीद अपने अंदर बाकी नहीं रख पा रहे। इसकी पृष्ठभूमि में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब हैं जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमन शर्मा जी इंदौर से ही ताल्लुक रखते हैं, मनोचिकित्सक हैं, वह भी हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ मोना सिंह जी है। मोना सिंह जी उन उत्कृष्ट विद्यार्थियों में से हैं जिन्होंने नीट की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करके इस समय बतौर मेडिकल स्टूडेंट अपने जीवन को गढ़ने का उपक्रम किया हुआ है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मोना जी आपसे ही करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि एक अदद परीक्षा को लेकर ऐसी क्या चुनौती आपकी पीढ़ी के अंदर महसूस की जाती है, ऐसा क्या तनाव आप लोग बीच में महसूस करने लगे हैं कि जिसमें अगर यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की तो मानो पूरा जीवन ही निष्फल हो गया। सनातन धर्म की मान्यता है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद यह मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है और वो मनुष्य जीवन की कीमत केवल इतनी कि एक परीक्षा शायद मुझसे सफल नहीं हो पाएगी, मैं उसमें शायद उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा हूं, शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं है, और वो तनाव इतना ज्यादा कि आप परवाह ही नहीं कर रहे कि एक आपकी जान के साथ कितनी जानें जुड़ी हुई हैं और आप यूं बीच में हमें छोड़कर चले जाते हैं। क्या है ऐसा परिवेश में? जी नमस्कार जी। ये बताना चाहूंगी कि मैं फिलहाल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ जी अपने, और ये करीब आप समझ लीजिए मेडिकल फील्ड में घुसने के बाद का मेरा शायद 10वां साल होगा जी या हो सकता है उससे भी 1-2 साल ज्यादा। जी मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ था एमबीबीएस में, जी तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने मेरे माँ बाप को एक स्टेटमेंट बोला था कि अब आप अगले 10 साल तक भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी भी है। जी तो इसका ये मतलब होता है कि जो एक मेडिकल प्रोफेशन है जी वो उसकी नोबिलिटी, उसका जो एक मान बाहरी तौर पे दिखता है समाज को, जी अंदर से वो फील्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शायद, इफ आई एम राइट,
है ऐसा एनक्रिप्टेड कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एजुकेशनल कोर्स है, सबसे ज्यादा लेंदी है। जी। क्योंकि पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है कि किताबें पढ़नी है और अपने को मार्क्स लाना है, पास होना है। बात असल में ये होती है कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ प्रेशर होता है, जी। जो बाहरी तौर पे उतने अच्छे से नहीं दिखता शायद, जितना एवरीडे का स्ट्रगल होता है हमारी लाइफ में, जी। हर रूप से एक्चुअली। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है महंगी है, सबको गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, कुछ जी। लोगों को प्राइवेट में लेना पड़ता है, तमाम तरीके के रिजर्वेशंस हैं हमारे देश में। जिस तरीके से ये चिंता रहती है कि क्या पता अच्छी रैंक आने के बावजूद भी हमें सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो अगले साल जो है तमाम और लाखों विद्यार्थियों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। साथ में ये हो जाता है कि सिंस आप एक बार 12वीं कक्षा में बायोलॉजी में घुस जाते हैं, जी। तो फिर आपके पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। जी। अगर आप मेडिकल लाइन में नहीं जाएंगे तो फिर देखा जाए तो और जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो कम हो जाते हैं, बतौर अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो। जी। इस वजह से जो है माँ बाप भी जो एक बार सपना देख लेते हैं कि हमें हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, जी। तो थोड़ा मतलब जो है प्रेशर आ ही जाता है कि हाँ बेटा आपको ये चीज करनी ही है, क्योंकि आपके साथ में हमारी भी मेहनत जुड़ी हुई है। जी। तो देखा जाए तो ये सारे बतौर एक सपोर्ट के तरीके से देखते हैं लोग कि हाँ पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि ये सारा जो चीज उसे एक विद्यार्थी को बोला जाता है, बताया जाता है, जी। ये एक तरीके का बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है, जी। जिसकी वजह से वो बच्चा एक बहुत ही कम उम्र से एक बहुत ही ज्यादा तनाव में आ जाता है। उसके अंदर ये चीज बैठ जाती है कि अगर मेरा नहीं हुआ जी। तो मैं क्या करूंगा। जी। फिर उसके बाद जो घर का एक माहौल बनता है, अगर किसी की रैंक ना आए, सिलेक्शन ना आए, जी। तो उसके बाद जो और तमाम तरीके का प्रेशर आता है कि अब कोचिंग करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, अब तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, फलाने के बच्चे का हो गया, हमारा ही नहीं हुआ। ये जो तमाम तरीके की एक छोटा बच्चा अपने दिमाग में सोचता है, एक 12वीं क्लास के का बच्चा, जी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा तनाव का वजह है, जो कि एक बहुत बड़े डायमेंशन पे शायद बाहर नहीं दिखता होगा, लेकिन एक बंद चार दीवारी के अंदर जब एक बच्चा उन किताबों के साथ में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है उतना, तो वो जो उसके दिमाग में जिस तमाम तरीके के ख्याल आते हैं सिलेक्शन को लेकर के, वो समझ पाना बाहरी तौर पे बहुत मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल है। मोना जी दो तीन महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं। एक तो ये कि मेडिकल की फील्ड अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसका पूरी तरीके से जो सामाजिक व्यवहार बन गया है उसमें बच्चे को, अगर आप मेडिकल से नहीं निकल पा रहे हैं तो आप जीवन में और कुछ करने के लायक नहीं है, इस प्रकार का एक वातावरण बन गया। दूसरा महत्वपूर्ण ये कि पूरा परिवार सपोर्ट देने के नाम पर जिस तरीके की अपेक्षाओं को व्यक्त करता है वो अपने आप में तनाव का एक बड़ा कारण बन जाता है। मेरे साथ में डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी, कुछ बातचीत उनसे करना चाहता हूं, फिर मैं डॉक्टर रमन शर्मा जी के पास रुख करूंगा। और अतुल जी, आपसे समझना चाहता हूं कि कुल मिलाकर डॉक्टरों के स्तर पर तो अपेक्षा की जाती है कि जिसकी जान खतरे में हो वो जान बचाने का काम डॉक्टर करते हैं, पर यहां तो अजब स्थिति हो रही है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बनने की प्रक्रिया में ही अपनी जान को जोखिम में डाल दे रहे हैं। मेरे पास कुछ रोचक आंकड़े हैं और दुखद आंकड़े भी आप इन्हें कह सकते हैं। इस दुनिया में तकरीबन 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि उनमें से 1,45,000 आत्महत्याएं भारत में होती है, तकरीबन 17%। दुनिया में सर्वाधिक आत्महत्या करने वालों के प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो भारत 20वें नंबर पर है, पर हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका 29वें, भूटान 57वें, नेपाल 81 और यहां तक बांग्लादेश 120 और पाकिस्तान 169वें नंबर पर है। वो देश जो विकास की दृष्टि से हमारे मुकाबले काफी पीछे हैं, वहां पर लोग जीवन की चुनौतियों को हमसे बेहतर तरीके से शायद मुकाबला करने के लिए मजबूत पाते हैं। इसकी रोशनी में आप इस समस्या के संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं? धन्यवाद हिमांशु जी, और कई बार आपसे साथ मेरा वार्तालाप हुआ है जी। अगर मैं इस समस्या को देखता हूं तो मैं इसको 4 भागों में बांटना चाहूंगा जी।
और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर शर्मा एक साइकोलॉजिस्ट और एक पीजी स्टूडेंट डॉक्टर मोना मेरे साथ हैं जी। हम अगर देखें तो इस समस्या का सबसे बड़ा पहला पहलू है बच्चों में बढ़ता अवसाद। आपने आंकड़े भी दिए जी। ये अवसाद क्यों बढ़ रहा है डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट टाइप के हो गए हैं, न स्वयं फैसले ले पाते हैं, न एक विपरीत परिस्थिति का सामना कर पाते हैं जी। वो माँ बाप के संरक्षण में इतना अधिक बढ़ रहे हैं कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज की कमी होती जा रही है जी। दूसरा, जैसे डॉक्टर मोना ने कहा कि माँ बाप की महत्वाकांक्षा तुझे डॉक्टर बनना है। जी। मैं भी अक्सर क्योंकि पेरेंटिंग क्लिनिक भी चलाता हूँ, बच्चों से 9-10th में पूछता हूँ बेटा आप क्या लेना चाहते हो, तो दे आर नॉट श्योर कि हमें क्या बनना है। अधिकतर अंकल मेरे सारे दोस्तों ने मैथ्स लिए, मैं भी इंजीनियर बनूंगा या मैं इसलिए डॉक्टर बनूंगा। क्योंकि अगर हम विकल्प देखते हैं 10th या 12th करने के बाद या इवन हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो कोई भी पढ़ाई हमको कोई भी एक अच्छा सम्मानजनक एम्प्लॉयमेंट या रोजगार जिसको कहते हैं वो नहीं दे पाता है। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा एक समस्या बच्चे अंडर प्रेशर है जो कि कोचिंग सेंटर्स ने पैदा कर दी है। जीरो अटेम्प्ट। भाई ये जीरो अटेम्प्ट क्या होता है? इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर कोई आईएएस 5 या 6 बार में बनता तो अखबार में खबर छापती है सतत परिश्रम से उन्होंने ये सफलता हासिल करी। लेकिन अगर 5वीं या 6ठी बार में डॉक्टर बनता है, अजीब गधा है, वो तो पहली बार में सेलेक्ट हो गया था, ये तीसरी और चौथी बार में हो रहा है। तो ये बच्चे के मन में एक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज की तारीख में नीट में और जेईई में मैं बच्चों में टेंशन, अवसाद, आत्महत्या, इस सब का सबसे बड़ा कारण ये व्यवसायीकरण, जिसको कोटा सिंड्रोम कह सकते हैं, कोटाकरण कह सकते हैं, कोटाइजेशन। मेरा कोटा आरक्षण कोटा से मतलब नहीं है, मेरा कोटा उस सिंबल से है जो कि एक कोचिंग संस्थान का बन चुका है। एक कोचिंग संस्थान दूसरे कोचिंग संस्थान को 6,000 करोड़ में खरीदता है। अरे इतने बजट में तो देश के सारे आईआईटी चल रहे हैं, आईआईएम चल रहे हैं। इतना बजट उनका नहीं है जितना एक अकेले कोचिंग को टेक ओवर करने का है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ असेसमेंट है जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, इसमें शुरू से ही बच्चा अप्लाई क्या करता है? निगेटिव। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या इनमें से 2 बचे। तो ये जो निगेटिव अप्रोच है, हम ये 2 इत्तेफाक से मेरे दोनों पैनलिस्ट डॉक्टर हैं, ये जानते हैं कि एमसीक्यू में अधिकतर वो क्वेश्चन होते हैं, वो वैल्यूज होती हैं या वो पॉइंट होता है जो हमारी डॉक्टरी में उसका कोई रोल नहीं होता है। हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से पेशेंट देखना होता है। मैं केवल एक पैरामीटर से, जैसे मरीज कहते हैं प्लेटलेट कम हो गई, मुझे डेंगू हो गया, अरे नहीं भाई, केवल प्लेटलेट से फैसला नहीं होगा। ज्ञान कुछ अलग चीज है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये जिस ढंग से कोचिंग संस्थान बना रहे हैं और बच्चे उसी को घुमा रहे हैं, और जो एग्जामिनर्स भी हैं इसी में से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। देयर इज ए बिग कॉकस विच इज वर्किंग, और उसी में से जिसकी कोचिंग के क्वेश्चन ज्यादा फंस गए वो उसके बाद ऐसा दिखाता है पूरे देश में कि वही पढ़ा पाता है। और जबकि मैं जानता हूं, मेरा बेटा भी मेडिकल में गया है, कि उस कोचिंग से कोई फर्क नहीं है। मैंने पहली बार कोचिंग करी थी, फिर मुझे महसूस हुआ ये सब बकवास है। सेकंड टाइम घर बैठ के मैंने तैयारी करी। और उम्र की बात जो डॉक्टर मोना ने कही, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। मेरी उम्र का सर्टिफिकेट का कुछ थोड़ा सा गड़बड़ था, गलती से उम्र बढ़ा के लिखी गई, पर जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया था तब 16 साल और 11 महीने का था मैं केवल, और मैडम हर प्रोफेशनल में टॉप करके निकला था। बाकी सब काम भी करे थे 16-18, अब तो कोई 19 साल से पहले सेलेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो ये एज इतनी कम नहीं है, बच्चे ज्यादा मैच्योर हैं। लेकिन जो कोचिंग और व्यवसायीकरण एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हुआ है, ये जो हाइप क्रिएट हुआ है और बच्चे बहुत टेंशन में हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं, और कोरोना का या कोविड का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनको तो बहुत अच्छा टाइम मिला था करने के लिए। कोचिंग में भी केवल क्वेश्चन कराते हैं, तो इसलिए इस समस्या को 4 अलग अलग पार्ट में देखना, अलग अलग आयाम से देखने की कोशिश डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी ने की है। लेकिन बातचीत के मर्म तक पहुंचाने के लिए अतुल अग्रवाल जी का मानना था कि डॉक्टर रमन शर्मा जी के पास मुझे जाना चाहिए।
तो मैं डॉक्टर रमन आपके पास में रुक करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि जीवन में तो तमाम विकल्प हैं, सफलता असफलता ये जीवन की कहानी है, ये बात सभी लोग अपने घर में स्वयं भी महसूस करते हैं। पर ये प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में ऐसा वातावरण क्यों है जिसमें एक असफलता की संभावना भी इतना डरा दे रही है, इतना कंपा दे रही है कि बच्चे जिंदगी छोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उस एग्जाम में बैठने तक को तैयार नहीं हो पा रहे। इतनी भयानक स्थिति आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा डॉक्टर अतुल अग्रवाल सर का, मोना सिंह जी का, उन्होंने ज्वाइन किया आज, आपने मुझे अवसर दिया यहाँ बोलने के लिए। देखिए मैं आंकड़ों से ही चालू करता हूँ। जैसे कि अगर हमने सुसाइड की बात की है तो सुसाइड एक्चुअली इज अ एक्ट ऑफ deliberate self harm which results in death with the intention of killing themselves। कोई इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाए with the intent of killing themselves और वो उसको पूरा कर जाए और उसकी डेथ उसकी वजह से हो, उसको सुसाइड कहा जाता है जी। अब आंकड़ों पे ही बात करें, आपने अच्छी तरह से टच कर ही दिया इस बात को कि इंडिया में 17% जो टोटल सुसाइड है वर्ल्ड के 8 लाख के करीब, उनमें से 17% जो इंडिया में देखे जाते हैं। वहीं बात की जाए मोस्ट कॉमन एज ग्रुप क्या है, तो भाई मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो है 15 से 30 इयर्स ओल्ड एंड अबव 70 इयर्स ओल्ड का एज ग्रुप है जो कि सुसाइड में देखा जाता है, जो कि जनरली अपनी लाइफ को खत्म कर लेते हैं। अब बेसिकली बात की जाती है कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, मोर देन 50% ऑफ द सुसाइड्स आर ड्यू टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली डिप्रेशन और अल्कोहल मिसयूज डिसऑर्डर। और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाए, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, सम टाइप्स की पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, इनमें भी सुसाइड देखे जाते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। अब दूसरी एक चीज रहती है, जब मैं अब आपके क्वेश्चन को टच करूंगा मैं, बेसिकली व्हाट योर क्वेश्चन वाज, आपका क्वेश्चन ये था कि भाई ऐसा क्या है, क्या हो रहा है बच्चों में कि ये इस चीज को अंजाम दे रहे हैं बच्चे आजकल के। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कंपटीशन बड़ा नहीं है, एक्चुअली कंपटीशन कम हुआ है। जिस समय हम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का पार्ट था, उस वक्त 6 मेडिकल कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। आज मेडिकल कॉलेजेस की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियसली। मेरे हिसाब से ये अब मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि तनाव से ग्रस्त हैं, जो अर्ली वार्निंग साइन के साथ में आ जाते हैं, जो ज्यादा जागरूक हैं, जिनके माता पिता ज्यादा जागरूक हैं, मतलब उनको नींद नहीं आ रही है या उनको उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, भूख कम हो रही है, भूख का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या फिर ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, या फिर कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स जिसको कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहा जाता है, वो डेवलप हो गए। मतलब जैसे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कि भाई अब मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैं तो एग्जाम ही फेल हो जाऊंगा, जैसे आपने टच की वो वाली बात कि भाई एकदम एक्सट्रीम पे जाके सोचना। मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, जिसमें इंसान अपने पोटेंशियल्स को मिनिमाइज करने लगता है और अपने फेलियर्स को मैक्सिमाइज करने लगता है। सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, मान लीजिए कि किसी का बर्थडे मनाया जा रहा है, उसमें उसके डेकोरेशन भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, लेकिन उसको केक भी अच्छा, लेकिन कैंडल अच्छी नहीं लगी तो उस पर पूरा ध्यान एकत्रित कर दिया। तो बेसिकली ये मानना बहुत गलत चीज है कि भाई अगर डॉक्टर ही सिर्फ दुनिया का भला नहीं कर सकते, देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल। सो आई थिंक मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटरिंग एट द स्कूल लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहां पर काउंसलर्स रखने चाहिए, वहां पर उनको पता रहना चाहिए कि जो बच्चा है वो कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बेहतर कर रहा है। और उसके बाद में कुछ सोशल कारण होते हैं, जैसे कि एग्जाम में फेल हो जाना, या डिवोर्स का हो जाना, या फिर फैमिली में डेथ का हो जाना। तो ये सब चीजें हैं जो कि बताती हैं कि वाई पर्सन इज हैविंग टेकन अ स्टेप टू टेक देयर लाइफ। मैं थोड़ा रमन जी अपनी बातचीत को सकारात्मक दृष्टिकोण पर ले जाना चाहता हूं। आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि जैसा मोना सिंह जी ने हमारे साथ में साझा किया कि परिवार की भी बड़ी अपेक्षा रहती है और वो सपोर्ट देने के नाम पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं, बताते हैं कि मेडिकल में सिलेक्शन कितना जरूरी है या इंजीनियरिंग में कितना जरूरी है। आपसे जानना है कि ये एहसास आसपास के लोगों को कैसे हो कि हमारी ये कोशिश उसे अत्यधिक तनाव में ला रही है। ऐसे संकेत कैसे महसूस किए जाए जिसमें लगे कि ये कोई ऐसा जोखिम भरा कदम भी उठा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने इंदौर की घटना का उल्लेख किया जो 2 दिन पहले की है। पूजा और कविता 2 बहनें साथ रहती थी। कविता नौकरी करते हुए अपनी बहन को पढ़ाने का काम कर रही थी और वो जब अपने घर पहुंचती है तो पाती है कि उसकी बहन फांसी के फंदे पर झूल रही है। कैसे जाने वो कविता
कि ऐसा कुछ घटित हो सकता है, कैसे संभाले, इस संदर्भ में कुछ साझा करेंगे आप बतौर मनोचिकित्सक, कि लोग कैसे समझ पाए अपने बच्चे के संदर्भ में कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक है या खराब है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर आपने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली देयर आर सम अर्ली साइंस, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज अर्ली साइन एंड सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने वो न्यूज पढ़ी और बड़ा दुखद समाचार है, उसमें लिखा हुआ था कि वो बच्ची जो है वो रोना चालू हो गई थी, घर वालों को याद करने लग गई थी। बट घर वालों की अपेक्षा ऐसी है कि मतलब उसकी उस पर्टिकुलर सिम्टम्स को पकड़ना, उसके उस लक्षणों को पकड़ना, चेंज इन बिहेवियर को पकड़ना, कि बच्चा अगर तनाव में है, रो रहा है, वो उसे उदासी लग रही है, वो घर वालों को मिस कर रहा है। भाई जैसे कि सर ने बोला, अतुल सर ने बोला कि भाई एग्जाम में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ था, मैं भी सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ था। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं हूँ और या फिर सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। तो बच्चों को ये, सबसे पहले तो माँ बाप को ये समझना जरूरी है कि आपको कुछ साइंस हैं जिनको अर्ली आइडेंटिफाई करके, ये नहीं सोचना है कि भाई हम पागलों के डॉक्टर को दिखा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी धारणा है यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब एक टैबू है, एक मतलब स्टिग्मा है कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास जाना। तो अगर आप ऐसे आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जैसे नींद का जाना, भूख का कम लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, या फिर मन उदास रहना, या फिर रोना, या फिर एक डिफरेंट टाइप की संगति में चले जाना, क्योंकि बहुत सारे केसेस ड्रग्स एंड अल्कोहल मिसयूज के भी आ रहे हैं। तो अगर ये आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप जल्द से जल्द इसको डॉक्टर की सलाह लें, साइकियाट्रिस्ट की सलाह लें, बिकॉज दिस इज अ प्रिवेंटेबल, दिस कैन बी प्रिवेंटेड by use of early diagnosis। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर रमन जी की। अगर आप अपने बच्चे के व्यवहार में कुछ असामान्य परिवर्तन देख रहे हैं, ऐसा परिवर्तन जो उसकी मानसिक स्थिति को खराब होने की ओर इशारा कर रहा है, तो उसे तुरंत समझने की कोशिश करें। अपने स्तर पर अगर आप उसे ठीक कर सकते तो ठीक है, नहीं तो नजदीकी जो भी आप मनोचिकित्सक के संपर्क में, उसके संपर्क में जाएं, ताकि आपका बच्चा ऐसा कोई गलत कदम न उठा पाए। लेकिन मोना जी, मैं आपके पास वापस रुक करता हूं और आपसे एक अलग दृष्टिकोण से बात करना चाहता हूं। आपने स्वयं बताया कि आपने तकरीबन 10 साल पहले मेडिकल का एग्जाम क्लियर किया, 10 साल से आप पढ़ाई कर रही हैं, पर आपके साथ में आपके कई मित्र भी होंगे, कई साथी रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ ही तैयारी की थी, लेकिन उनके हिस्से में सफलता नहीं आई, सबका जीवन समाप्त हो गया, सब 2 जून की रोटी के मोहताज हैं, सबके जीवन में कुल मिलाकर तबाही है, बर्बादी है, गरीबी है, भुखमरी है, या वो 10 साल पहले आपके साथी थे, वो भी अपने जीवन में कुछ साबित कर पाए हैं? थोड़ा साझा करेंगी ताकि लोग समझ पाएं कि एक मेडिकल में सिलेक्शन न होने का मतलब जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसी बात है कि कुछ लोग जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, शायद वो आज के डेट में जो सामाजिक पैरामीटर्स हैं सक्सेस के, कि जैसे कोई पैसा कितना कमाता है, या उसके पास गाड़ी है कि नहीं, या उसके पास एक बड़ा फ्लैट है कि नहीं, इन पैरामीटर्स पे अगर देखूं ना, तो वो सारे लोग शायद मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। मैं अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, उनमें से बहुत सारे लोग अपनी डुअल डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ लोग अमेरिका में बैठे हैं, कुछ लोग बॉम्बे जैसे बड़े शहर में बैठे हैं, कुछ लोग तो सिंगर बन चुके हैं आज की डेट में बॉलीवुड में इनफैक्ट। तो ये कोई भी पैरामीटर, बिल्कुल भी सही बात है कि असफलता जैसी कोई बात नहीं होती और ऐसे यंग एज पे तो बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए तमाम रास्ते खुले होते हैं। और हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है ना, जिसको बहुत ज्यादा एक टनल विजन में देख रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, कि अगर वो एक स्ट्रीम में घुस गए हैं तो उन्हें सिर्फ इतना नजर आता है कि हाँ, उसका जो रास्ता और जो एंड पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। जो डाइवर्जन्स है, जो तमाम और तरीके के ऑप्शंस हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो एक्सप्लोर करते हैं। और वो जो कम लोग हैं जो एक्सप्लोर कर पाते हैं, उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जैसा कि शर्मा सर ने कहा कि आज की डेट में भी हमारे समाज में सीकिंग मेंटल हेल्थ एज टैबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तमाम हमारे साथ के लोग ही, अगर कोई उनका साथी स्ट्रगल कर रहा है मेंटली, तो उसको सपोर्ट करने के बजाय, उसको एक साइकाइट्रिस्ट के तरफ डायरेक्ट करने के बजाय, उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कराते हैं कि वो कमजोर है,
ओवर थिंकिंग कर रहा है या अनड्यू ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, उसको तो बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। देर इज अ रीजन कि वाई मेडिकल में एक इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण ब्रांच है साइकाइट्री। देर इज अ रीजन फॉर दैट। बड़े महत्वपूर्ण बात कह रही हैं मोना जी। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो साझा की है वो ये है कि वो मेडिकल में है, आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ के तमाम लोग हैं जो सफलता के अन्य मापदंड की दृष्टि से देखा जाए तो उनसे भी बेहतर स्थिति में है। तो ये उन बच्चों के लिए एक संदेश है जिन्हें लगता है कि अगर मेडिकल की परीक्षा उन्होंने नहीं निकाली तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। मोना जी स्वयं बता रही है, उन्होंने जो किया वो तो अच्छा है ही, पर जो मेडिकल की परीक्षा नहीं निकाले थे वो उनसे भी बेहतर स्थितियों में आज दिखाई दे रहे हैं। मैं वापस डॉक्टर अतुल जी आपके पास में आना चाहता हूं और माँ बाप के संदर्भ में, चूंकि आप पीडियाट्रिक्स हैं तो आप बच्चों से तो मिलते हैं, उनके माँ बाप से भी मिलते हैं, थोड़ा माँ बाप के संदर्भ में जानकारी साझा करेंगे कि माँ बाप ऐसा क्या माहौल बनाते हैं जिसमें बच्चे इस कदर तनाव या अवसाद के शिकार होते हैं, और इससे परहेज रखने के संदर्भ में बतौर चिकित्सक आप क्या एडवाइस देंगे? थैंक यू हिमांशु जी। लेकिन मोना और डॉक्टर शर्मा ने मुझे 2-3 बहुत अच्छे पॉइंट दिए, वो जरूर कहना चाहूंगा। हम लोग मेडिकल में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रेड फ्लैग साइन। रेड फ्लैग साइन वो होता है जैसे रेलवे ट्रैक पे कभी कभी जो लाइन पे घूमता है ना खलासी, वो एक झंडा लगा देता है कि यहाँ कोई खतरा है जी, और वो ड्राइवर उसको देख लेता है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर अगर छोटा सा भी चेंज हो रहा है, दैट इज अ रेड फ्लैग साइन। और हमको स्कूलों में इन काउंसलर और टीचर्स के माध्यम से पेरेंट्स को रेड फ्लैग साइन पहचानना सिखाना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो इस समय की शिक्षा पद्धति है, कितने नंबर तेरे आए उससे हम बच्चा डिसाइड करते हैं। और पिताजी का तो काम बच्चों का आजकल, गणित में तेरे कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने नंबर आए, अगर मैथ्स में नंबर अच्छे आए हैं तब तो तू अच्छा है, अदरवाइज तू मेरा औलाद नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा ये नहीं है। बट दैट इज बैड। एज मोना हैज सेड, मेरे साथ के तो लोग उस स्टेज पे हैं कि जिनके प्रोडक्ट के विज्ञापन सर आपके चैनल्स के पूरे देश में चलते हैं, वो डॉक्टर नहीं बने, वो अब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, जो डॉक्टर नहीं बने। और बाकी जितने अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पाएंगे तो सब ये कहेंगे 2 बार तो CPMT और PMT हमने भी दिया था पर हुए नहीं, फिर बाद में हम सिविल सर्विसेज की तरफ को चले गए। जैसे डॉक्टर रमन ने कहा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हम वास्तव में नहीं पहचानते हैं। अगर एडल्ट्स सारे के सारे साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो मेरी चैलेंज है, फिजिशियन के पास 10% मरीज बचेंगे, 90% एडल्ट पॉपुलेशन के साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। हाँ, नई शिक्षा पद्धति शायद हमको एक नई राह दिखा रही है। हम सब्जेक्ट स्विच ओवर कर सकते हैं आने वाले समय में। मुझे नहीं मालूम या बच्चों को नहीं पता होता है मुझे किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स को जरूर मैं एक बात कहता हूं, इफ योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन देन स्काई इज द लिमिट। अगर हम चाहें तो किसी भी फील्ड में इसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं कि जितने हमने मेडल आज तक नहीं जीते, 17 मेडल के साथ आज हम एक बहुत ऊंची टैली पर हैं। लेकिन उसके लिए हमको टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का सहयोग चाहिए। स्कूलों को भी हर बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए। शायद हमें एक मिल बांट के इस चीज में आगे बढ़ना होगा। स्कूल और पेरेंट्स दोनों का रोल है। पेरेंट टीचर मीटिंग का काम केवल ये नहीं है कि आपके बच्चे ने ये नहीं करा, आपके बच्चे ने ये नहीं करा, उसकी तो इंग्लिश बहुत कमजोर है, इसके मैथ्स में नंबर कमजोर आए। दिस एटीट्यूड मस्ट गो। दे मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग। इस बच्चे के सकारात्मक पहलू क्या हैं, हमें उसको डेवलप करना है। कोई बाद में सिंगर बन जाता है। आपके इंदौर में ही डॉक्टर है जो कॉमेडियन बन गए, आपके इंदौर में ही डॉक्टर हैं जो नाक से बांसुरी बजाते हैं, रमन को पता होगा, डॉक्टर अवस्थी जी हैं वहाँ। मतलब एक कला है उनके इंदौर के अंदर। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमें उस बच्चे के हुनर को पहचानना पड़ेगा और उसी से उसको ऊपर लाना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रचलन है या हम चाहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर साहब आपने, लेकिन मैं डॉक्टर रमन आपके पास में समाज के उस आग्रह के संदर्भ में बात करना चाहता हूं जिसमें कुल मिला के सफलता ही अंतिम लक्ष्य है।
असफलता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमें पता है कि पीईटी का एग्जाम हो, पीएमटी का एग्जाम हो या आईएएस का एग्जाम हो, उसमें सीमित पद है। एक आईएएस के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षा होती है, कुल मिला के 200, 300, 250 पद निकलते हैं, देने वालों की संख्या लाखों में होती है। पहले दिन से पता है कि 250 ही सिलेक्ट होंगे, तो भी सफलता के प्रति इतना आग्रह है कि असफलता की सूची में नाम देखा नहीं कि लगता है जीवन खत्म हो गया। इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना। सत्य को जान रहे हैं, सत्य को पहचान रहे हैं, पर फिर भी मानने से इंकार कर रहे हैं। आंखों पे पर्दा होना, ये आपने सुना ही होगी बात। तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो है, मेरे हिसाब से खासकर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो खुद वो फुलफिल नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, रादर देन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि उनकी लिमिट्स उतनी थी, वो उतना अचीव कर पाए। तो इसका मतलब हर एक इंसान की एक मेंटल लिमिट रहती है। जिस हिसाब से शारीरिक शक्ति है ना हर एक इंसान की, ये शारीरिक शक्ति है, अलग अलग है, मेरी अलग है, मेडिकल स्टूडेंट जो मोना जी उनकी अलग है, डॉक्टर अतुल अग्रवाल सर की अलग है, आपकी अलग है। उसी हिसाब से मेंटल कैपेसिटी भी अलग रहती है ना स्ट्रेस को झेलने की। तो पेरेंट्स का ये जानना कि भाई हम अगर वो चीज पूरी नहीं कर पाए तो इसका मतलब जेनेटिक्स तो हमारी है, ठीक है, हमारा ही बच्चा है, तो उसमें जीन्स भी हमारे ही आए होंगे, ठीक है। तो अगर हम उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि वो नहीं कर सकता, देन दैट इज समथिंग विच इज डेंजरस, ओके। क्योंकि अगर दिमाग पे तनाव पड़ेगा तो दिमाग भी, अगर किसी को कोई ज्यादा तनाव झेल सकता है, कोई कम झेल सकता है, हो सकता है उनका बच्चा उतना तनाव ना झेल पाए और उसके बाद में वो सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रस्त होके और अपने आप को ये अंजाम देने लग जाए। इसलिए सफलता ही अकेला, देखिए स्पोर्ट्स के बारे में मैं इसलिए अच्छा कहता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है जी, स्पोर्ट्स जीतना नहीं सिखाता है। स्पोर्ट्स आपको हारने की ट्रेनिंग देता है कि आप कैसे हार को एक्सेप्ट करके आगे निकल सकते हैं। वही एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, मैं एनएचएस में था, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके में था, वहां पर करीब करीब अपना 10% ऑफ जीडीपी हेल्थ सर्विसेज पे यूज किया जाता है। इंडिया में 1.5%। एक तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हेल्थ सर्विसेज में, पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ सर्विसेज में ज्यादा अगर फंडिंग दी जा सके तो उसका डेवलपमेंट हो सके। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एनएचएस में जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई। जब हम इंटरव्यू लिया करते थे, जब हम इंटरव्यू कंसल्टेंट पोस्ट के लिए लिया करते थे, हम जानबूझ के उस आदमी को सिलेक्ट करते थे कि जो कि एक आध बार गच्चा खाया हो या फिर फेल हुआ हो जी। उसका ये कि ये प्रेशर से झेल सकता है कि नहीं, प्रेशर्स को नहीं लिया करते थे कि जो एक बार में आ जाए, क्योंकि अगर आपने एक प्रेशर झेला है तो उसके बाद में आप उस प्रेशर से किस हिसाब से बाहर निकल सकते हैं, दैट इज योर एबिलिटी एज अ फाइटर। So it is important for parents not to expect so much from their बच्चों, from their kids, and also it is important from teachers to guide them into the right direction। कि नहीं भाई PMT PET नहीं है, डिफरेंट टाइप के चीजें भी हैं, और अगर बच्चा फेल हो भी जाता तो इसे एक्सेप्ट करा जाए कि भाई देखो ये भी फेल हुआ था, उसके बाद में ये यहाँ पर इस जगह पर पहुंचा। इस टाइप के एग्जाम्पल्स उनके सामने प्रस्तुत किए जाए ताकि उनको पता लगे कि भाई ये फेल होना क्राइम नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर रमन ने की है। रमन जी का ये कहना है कि जीवन के संदर्भ में केवल इस बात की ट्रेनिंग मत दीजिए, इस बात का प्रशिक्षण मत दीजिए कि आप जीते कैसे। इस बात का भी विधिवत प्रशिक्षण जीवन में जरूरत है कि अगर आप असफल होते हैं तो उस असफलता को ग्रहण कैसे करें, उसे स्वीकार कैसे करें और उससे आगे के लिए अपने आप को प्रेरित कैसे करें। तो कुल मिलाकर बातचीत का हमारा निष्कर्ष ये है कि जीवन के संदर्भ में संघर्ष एक अनिवार्यता है और संघर्ष का परिणाम जीत और हार दोनों रूप में समय समय पर सामने आते रहेगा। बेहतर है कि आप हमेशा जीत के प्रति आग्रह रखने के स्थान पर प्रयास के संदर्भ में ही आग्रह रखें। बाकी जो परिणाम आता है उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, क्योंकि ये इंसानी जीवन बड़ी मशक्कत के बाद आपको मिला है, उसे यूं ही व्यर्थ कर देना किसी के लिए भी ठीक नहीं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दूसरे अहम विषय पर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे समाज के संदर्भ में, अब जो बात करेंगे वो करेंगे देश के संदर्भ में। कहीं जाइएगा ना, बस यूं गए और आए।